तो आज का वीडियो है चिल्लर का सवाल। अब जमाना बदल गया है, अब सब यूपीआई से पेमेंट करते हैं। और पहले जमाने में क्या होता था ना, चेंज की बड़ी लड़ाई झगड़ा होता था कि मान लीजिए आप ऑटो में बैठे और बिल हुआ 67 रुपीज, और आपके पास 100 का नोट है तो वो 33 रुपीज कहाँ से ढूंढे। वो किसी से मांग रहा है, वो किसी से मांग रहा है, तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो एक बार हम अज्यूम कर लेते हैं हम उसी जमाने में और हमारे पास यूपीआई पेमेंट वगैरह नहीं है। तो चिल्लर का सवाल उसी दुनिया में बनाया गया है और उसी दुनिया के हिसाब से हम कैटलाइन नंबर्स को सीखेंगे, जो काफी मजेदार चीज है। ध्यान रखिए, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, पोल, पोलर, रेडिकल एक्सेस, जो जेई में नाम से शायद ना आए लेकिन उनका एप्लीकेशन आ जाता है, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग जेई की बाउंड्री, जो जेई में चीजें आ रही हैं उनसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड होता है। और ये हमें एक दो बड़ी मजेदार चीजें सिखाएगा। तो पहले मैं बताता हूं सवाल है क्या। देखिए, सवाल ये है कि एक मूवी टिकट का हॉल है। वहां पर अब मैं भी बता देता हूं मैं आजकल की जनरेशन को कि भाई, अभी तो आप ऑनलाइन बुक कर लेते हो टिकट। ऐसा नहीं होता था, पहले पहले भाग के जाना पड़ता था टिकट हॉल, खिड़की के बाहर, कि वहां पे लाइन लगानी पड़ती थी। और वहां पे क्या होता था ना, वहीं मिलती थी टिकट्स। और ऐसा नहीं होता था कि ओटीटी वगैरह पे फिल्म आ रही है तो वहां देख ली, आपको वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता था। टिकट कई बार जाते थे, टिकट ही खत्म हो जाते थे, पिक्चर अगर बहुत अच्छी है, ऐसा सब होता था। फिर लोग वहां पे दूसरों से खरीदते थे ज्यादा पैसे देके, तो ये सब होता था। तो ये ऐसा ही एक मूवी हॉल है, वहां पर एक बंदा है जो टिकट बेचता है। और वहां लाइन लगानी पड़ती है अपने को टिकट सेल, उसके साथ कि भाई एक 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 करके टिकट खरीदते हैं। अब मूवी टिकट का प्राइस है 50 रुपए। अब ये 10 लोग आए हैं टिकट खरीदने। 10 लोगों के पास 50 रुपए का ही नोट है, 50 रुपीज का। और बाकी जो 10 में से 5 के पास 50 रुपए का ही नोट है। और बचे हुए 5 के पास 100 रुपए का ही नोट है। और कोई नोट नहीं है और कुछ नहीं है, नथिंग। और टिकट सेलर भाई साहब बिल्कुल जीरो पैसे लेके बैठे हैं शुरू में। वो कह रहे लाओ भाई टिकट खरीद लो। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज दैट दीज 10 पीपल अरेंज, इनको कैसे अरेंज होना चाहिए जिसमें से कुछ के पास 50 रुपए और कुछ के पास 100 रुपया है। अरेंज देमसेल्फ सच दैट देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ चेंज। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम आएगी क्यों भाई, जनरेशन को ये भी बता दूं। भाई होगा क्या, मान लो टिकट सेलर बैठा हुआ है, उसके पास पता है कि टिकट जो है 50 रुपए का है। अब वहां पहला ही बंदा आके बोल रहा है कि ये लो जी 100 रुपए मुझे टिकट दो। वो कहेगा 100 रुपए का टिकट कैसे दे दूं, 50 का है। ये लो, मेरे को 50 रुपए तुम्हें वापस करने पड़ेंगे, पर मेरे पास तो नहीं है। जाओ कहीं से चेंज लेके आओ, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। तो वो कहीं से चेंज लेके आओ, ये सब नहीं करना है, किसी और से मांगिए नहीं। ऐसा होना चाहिए, आया बंदा टिकट दे दिया। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये जो समस्या है, ये समस्या इसलिए हो रही होगी क्योंकि उसके पास कोई चेंज नहीं है। तो अब क्या होगा कि पहला बंदा वो 50 रुपए वाला आना चाहिए। अब 50 रुपए वाला पहला बंदा उसको देगा कि लो भैया मुझे टिकट दे दीजिए। उसने 50 रुपीज दिए, इन भाई साहब ने टिकट दे दिया उसको, वो चला गया। पर अब उसके पास 50 रुपीज है। अब एक 100 रुपए वाला पर्सन आ सकता है। वो कह सकता है कि भाई ये लो 100 रुपए, मुझे एक टिकट दे दो। और सब एक एक ही टिकट खरीदने आए हैं, ये नहीं कि कोई 3 4 टिकट खरीदने आए हैं। कि भाई अब मुझे टिकट दे दो। अब वो 100 रुपए देगा। अब दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ध्यान रखो, टिकट सेलर के पास अब जो है, उसके पास एक 50 रुपए का नोट है जो पिछले वाले बंदे ने दिया था। तो वो कहेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 100 रुपए लिए, टिकट दिया, और साथ में 50 रुपए वापस कर दिए। अब ये बंदा चला गया। अब देखो तीसरा बंदा आएगा, और मान लो तीसरा बंदा फिर 100 रुपए वाला आ गया, तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, तो प्रॉब्लम आएगी। अब तीसरा बंदा अगर 50 वाला आ गया, तो अगर मान लो ये पहले 50, 50 वाला, अब 50 वाले को लेट्स से हम एफ बोलते हैं और 100 वाले को एच बोलते हैं, तो अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा तो दिक्कत आएगी नहीं, वो सबको चेंज देता चला जाएगा एक 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 करके। पर ये वन ऑफ द पॉसिबल अरेंजमेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले सारे के सारे 50 वाले ही आ जाए और फिर 100 वाले आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो ऐसे करेगा, उसके पास 50 50 50 के 5 नोट इकट्ठे हो जाएंगे, इन सबको एक एक वापस कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब देखो कुछ गड़बड़ वाला अरेंजमेंट कैसा होगा। 50 रुपये मिल गया, फिर 100 वाला आया, फिर एक और 100 वाला आ गया, तो गड़बड़ हो गई। ऐसे इधर देखो, 100 वाला पहले ही आ गया, गड़बड़ हो गई। और क्या देखो, 50 वाला आया, 50 वाला आया, अब 100 वाला आया, 100 वाला, 100 वाला आया, फिर 50 वाला आया लेट्स से, फिर 100 वाला आया, फिर 100 वाला आया। अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों गड़बड़ नहीं है? क्योंकि देखो, एक दो तीन 50 रुपए उसे मिल चुके हैं और वो तीन इनको दे चुका है। अब दोबारा अगर 100 वाला आ गया तो गड़बड़ हो गई। तो ऐसे गड़बड़ होती है।
तो सवाल यही है कितने वेज में इनको अरेंज किया जा सके जिससे ये गड़बड़ ना हो। दैट इज द क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। और कई लोगों को समझ में आ भी रहा होगा, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कुछ फेवरेबल टाइप के अरेंजमेंट अपने को चाहिए होंगे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? वाई आर वी इवन स्टडिंग इट? पहली बात तो इसका ये रीजन है क्योंकि इसको जो करने के लिए टेक्निक यूज होती है उसमें दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट ऐसा है जो हमारी किसी भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को उठा लीजिए, किसी भी बुकलेट को उठा लीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा लीजिए, कभी ना कभी उसमें पूछा ही गया, और जेई भी उसके आसपास के मिलते हुए सवाल पूछ चुका है। वो इतना बेसिक चीज है, नंबर ऑफ पार्ट्स आता है। दूसरी चीज ये है कि उसमें इसकी एक जो टेक्निक है उसमें एक प्रिंसिपल यूज होता है जिसे हम बाइजेक्शन कहते हैं, और वो बच्चों को समझ में आना चाहिए। हम बाइजेक्शन के ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, सब बच्चे उस वीडियो को भी देखिएगा। आज थोड़ा सा बाइजेक्शन का इस्तेमाल होगा, और कमेंट से बताइएगा अगर बाइजेक्शन पे और वीडियो बनाए कि नहीं बनाए और कितना बड़ा बनाए। तीसरी चीज ये है कि इसमें ना ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस के बारे में बात कर रहा है। वो लेफ्ट टू राइट, हमें कुछ दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको अरेंज करना है, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उनको अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट। और वो कहता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एफ एच, कितने कितने एफ है और कितने 5 एफ है, क्योंकि 5 लोगों के पास 50 रुपीज है, 5 एच है। वो कह रहा है इनको अरेंज करो इन 10 प्लेसेस पे। पर गड़बड़ तब होती है जब अचानक किसी भी मोमेंट पर, किसी भी मोमेंट पर क्या होता है, आप देखो एच ज्यादा आ गए और एफ कम रह गए। मतलब देखो जब तक एफ ज्यादा है या इक्वल है काम चल जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है, सब खुशी माहौल चल रहा है। गड़बड़ उस वक्त होती है, मान लो देखो अभी भी कोई गड़बड़ नहीं है इस मोमेंट पर भी, क्योंकि 3 एफ है 3 एच है, वो 50-50 रुपए आपस में बढ़ जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये वाला मोमेंट आएगा ना, तो मान लीजिए अगर यहां पर आपका एच आ जाए तो यहां गड़बड़ होगी, ये पाप हो गया। क्यों पाप हो गया? क्योंकि इस मोमेंट पर नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ एफ से ज्यादा। तो ये क्यूमुलेटिवली यहां पर एक प्रेफरेंस दी जाती है कि किसी भी मोमेंट पर एफ का नंबर हमेशा एच से बड़ा होना चाहिए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा या इक्वल भी चलेगा। लास्ट मोमेंट तक जाते जाते तो इक्वल ही हो जाएगा ना, क्योंकि 5 ही एफ है और 5 ही एच है। वो कहता है किसी भी मोमेंट पर ये इससे बड़ा या इक्वल होना चाहिए, तब तक दिक्कत नहीं है। इक्वल भी होता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा पड़ा। ये अगर इससे छोटा हो गया तो दिक्कत होगी। इस तरह के जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं कि किस दो ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट को ऐसा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस मिलता है, तब इस फंडे का इस्तेमाल आता है। कोई जरूरी नहीं हर बार में टिकट के बारे में बात हो कि सर मूवी टिकट आएगा तो हम ये कर देंगे, नहीं, इट्स नॉट अबाउट मूवी टिकट, इट्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को समझिए। अब देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सिर्फ मूवी टिकट के नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल्स इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आप पहचान पाए कि अच्छा हाँ ये उसी तरह की बात हो रही है। लुक एट दिस, 6 ओपनिंग ब्रैकेट है। ओपनिंग ब्रैकेट ऐसे होते हैं ना, ऐसे ये ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, ऐसा है। अब 6 ओपनिंग ब्रैकेट है, 6 क्लोजिंग ब्रैकेट है। अब वो क्या कह रहा है कि हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। अब देखो मीनिंगफुल सीक्वेंस मतलब 6 ब्रैकेट में, ये देखिए 6 तो चल ज्यादा नंबर हो गया, 4 में बना के दिखाता हूं, 2 ओपनिंग और 2 क्लोजिंग है, ये एक मीनिंगफुल है। इसका पेयर ये, इसका पेयर ये भी मीनिंगफुल है। 4 के लिए बना के दिखा रहा हूं, मतलब 2 ओपनिंग 2 क्लोजिंग के लिए, 6 बड़ा बड़ा हो जाएगा देखने में, इसके लिए दिखा रहा हूं। ये देखिए ये भी एक मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल नहीं है। देखिए ये मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि पहले ही मतलब क्या मीनिंग है इसका, इसको हम कभी इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा है एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। मतलब जब तक मान लीजिए अगर 3 सी हो और 3 उल्टे सी हो, जब तक मैं अगर ये ज्यादा बना रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा या इक्वल होने चाहिए। ये देखिए अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे ये दोनों आके मामला संभाल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये ज्यादा हो जाएंगे ना, जैसे ये एक आया, ये एक आया और ये एक और एक आ गया, देखो एरर हो गया, तो ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी वही बन रहा है, नंबर ऑफ ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ ये एट एनी मोमेंट इन दिस अरेंजमेंट। तो यस, इसमें भी कैटलन नंबर उसी का यूज आएगा जिसको हम देखेंगे। एक और चीज देखिए, ये वाला क्वेश्चन, अब इससे मिलते जुलते क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, ग्रिड प्रॉब्लम बोलते हैं इनको। अब नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ये एक स्क्वायर ग्रिड है, हर छोटा 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 ये स्क्वायर ही है, और ये रोड्स है।
तो मतलब यहां पे एक लोकेशन है और इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाना है, ऐसे नहीं कि उड़ के जाना है, ये गलियों के थ्रू जाना है, ऐसे ऐसे। अब ये कितने बाय कितने का ग्रिड है? आई थिंक ये 8 by 8 का ग्रिड है। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हमें गोल गोल चक्कर काटना है कि मैं यूं गया, ऐसे गया, फिर मन किया चलो घूम फिर के तफरी मार के आए, ऐसे 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 नहीं, ये नहीं, क्योंकि इससे पाथ लंबा हो रहा है। अगर हम सोचेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात हो रही है, तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ ये हो सकता है कि ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। डोंट से डायगोनल शॉर्टेस्ट पाथ है भाई, वो ऐसे गलियों में से उड़ के सुपरमैन की तरह नहीं जा रहा। ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है जिसकी लेंथ 16 है, इससे छोटा पाथ आप बना नहीं पाएंगे। पर 16 लेंथ क्या, बहुत सारे पाथ बना सकते हैं। 16 लेंथ का देखो ये पाथ भी बना सकते हैं आप, ये देखिए इसकी लेंथ भी 16 होगी और ये भी शॉर्टेस्ट ही होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ बहुत सारे हैं। देयर इज दिस शॉर्टेस्ट पाथ ऑल्सो, ये देखिए ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है, इसकी लेंथ भी 16 ही आएगी। दो, दो इधर, 8 इधर, 10 और 6 इधर। पर वो क्या कह रहा है कि हमें वो वाले नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए सच दैट अ पर्सन कैन गो फ्रॉम ए टू सी विदाउट क्रॉसिंग y इक्वल टू एक्स। तो मतलब ये देखिए कि जो y इक्वल टू एक्स लाइन है ना, ये इसके बारे में बात कर रहा है, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन, इसे क्रॉस नहीं करना है। तो मतलब ये जो ग्रीन वाला पाथ है ये गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे तो सही था, ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो तब तक सही था। इस क्वेश्चन के हिसाब से ग्रीन वाला पाथ गलत है, ब्लू वाला पाथ परफेक्ट है। और देखिए एक और गलत पाथ बना के दिखाता हूं आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से। स्टार्टिंग में अगर वो ऊपर निकल गया तो गलत है, ये तो गलत ही हो गया यहीं पे। पर चलो सपोज करो उसने सब शराफत दिखाते हुए यहां तक गया, यूं गया और यहां से लौट गया, ये भी गलत नहीं है, दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज ओके। और देखिए गलत पाथ हम बनाते हैं ब्लू कलर से। स्टार्टिंग में शराफत है, बिल्कुल मस्त चल रहा है मामला, आगे गया, यूं गया, अभी तक भी कोई गड़बड़ नहीं है, अब गड़बड़ हो गई, ये गलत बात है। उस गड़बड़ को चाहे वो सही करने की कोशिश करे तो भी नहीं, क्रॉस कर दिया मतलब गड़बड़ बात है, वो नहीं चाहिए उसको। अब लोग पूछते हैं इसमें कैटलाइन नंबर का क्या रोल है? अब देखो कैटलाइन नंबर का रोल यही है कि देखो एक्चुअली ये एक अरेंजमेंट का ही प्रॉब्लम है। आपको पता है जो पर्सन यहां से शुरू करेगा उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो राइट जाएगा, या तो वो राइट जाएगा, और कितनी बार राइट जा सकता है? 8 बार, 4 और 3 7 8 बार, या वो अप जाएगा। ये एक पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पता है कौन सा पाथ है? ये वाला पाथ है। उसने राइट 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 किया, फिर अप 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 करके ऊपर चला। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं ये कौन सा पाथ है, ग्रीन पाथ कौन सा था? ग्रीन पाथ ये था राइट राइट अप 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 अप, सारे 8 अप ऊपर आ गए, फिर राइट ले। तो पता है ग्रीन पाथ गलत क्यों हुआ? ये देखिए वो ऐसा था राइट राइट अप अप, ग्रीन पाथ ये था। ये पता है गलत क्यों है? क्योंकि वो ये कह रहा है कि y इक्वल टू एक्स क्रॉस नहीं करना, यानी इसके नीचे नीचे ही रहना है, इस तक पहुंच जाओ तो भी चलेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ राइट नंबर ऑफ अप से कम नहीं हो सकते। इसमें देखो इस मोमेंट पे आते ही नंबर ऑफ राइट जो है नंबर ऑफ अप से कम हो गया, इसलिए ये गलत है। बाकी और बाकी पाथ में कोई दिक्कत नहीं है, राइट अप राइट अप राइट अप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर राइट 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 अप राइट, ये वाला पाथ में भी तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही क्योंकि नंबर ऑफ राइट ज्यादा है, इसमें वो इस लाइन के नीचे 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 रहेगा। तो ये भी कैटलाइन नंबर के ऊपर ही है कि आपको जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है वो आर के पास है कि आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए यू से, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा। अब एक्चुअली ये जो ग्रिड प्रॉब्लम है ना, ये इजीएस्ट वे है इसको समझने के लिए। इट्स नॉट एन इजी कॉन्सेप्ट, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, पर समझना जरूरी है। और ये सबसे इजी तरीका है, आप ब्रैकेट वगैरह के थ्रू भी समझ सकते हैं, मूवी हॉल वाले के थ्रू भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके थ्रू समझना सबसे ज्यादा इजी होता है। और हम इसको टैकल करेंगे कैसे? हाउ विल वी टैकल इट? हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पाथ्स निकालने की कोशिश करें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पाथ्स का क्वेश्चन
हमारे लिए बड़ा फेमिलियर क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा भी है। इनफैक्ट टोटल नंबर ऑफ पाथ्स का आंसर हम शायद एक ही स्टेप में निकाल पाएंगे। उसमें से गलत पाथ सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और गलत पाथ किस तरह से निकालेंगे उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये थॉट लोगों के दिमाग में आता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं ना टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बाय 2, नहीं, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बाय 2 भी वर्क नहीं करेगा। बिकॉज लेट मी टेल यू कि जैसे ये है ना, कुछ पाथ सही है, कुछ पाथ गलत है। आप समझ रहे हैं, कुछ पाथ सही है, कुछ पाथ गलत है, और बीच में कुछ पाथ ऐसे भी होंगे जो, हाँ, तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स बाय 2 इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि समझिए कुछ पाथ ऐसे होंगे जो इस लाइन के नीचे ही नीचे रहेंगे, तो लेट से उन्हें एक्स बोलते हैं, नीचे ही नीचे हैं। कुछ पाथ ऐसे होंगे जो इस लाइन के ऊपर ही ऊपर रहेंगे, वो वाई है। और हम सिमेट्री से मान सकते हैं एक्स और वाई, एक्स और वो इक्वल है। पर पता है कुछ पाथ ऐसे होंगे जो इस लाइन को क्रॉस करते जाएंगे, ये ये जेड है, ये होगा टोटल। तो अगर आपको अपॉन 2 भी करके निकालना है ना आंसर, तो आपको पहले जेड निकालना पड़ेगा कि लाइन को क्रॉस करते हुए कितने पाथ। फिर आप कह सकते हैं कि हाँ वो हट गया, तो अब दो ही तरह के पाथ बचे, या तो ऊपर ही ऊपर या नीचे नीचे, फिर मे भी बाई 2 कर सकते हैं। और एक्चुअली मैंने इसको उतना चेक किया भी नहीं है, ये वाला मेथड मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, ये तो मैं बस वीडियो में आपके सामने बोल रहा हूं। हाउएवर, ऑल शॉर्टेस्ट पाथ निकालना वो हमारे लिए काफी आसान है, क्योंकि हमें ए से सी तक जाना है, और हमें बेसिकली 8R और 8U इनको अरेंज करना है। आप जितने वेज में इनको अरेंज कर सकते हो उतने पाथ बनते जाएंगे। और एक्चुअली देखा जाए तो ये एक बाइजेक्शन है, क्योंकि आप आपने एक्चुअली पाथ ट्रेवल करने वाले को आपने अरेंजमेंट की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया। आप जितने वेज में इसको अरेंज कर सकते हैं टोटल पाथ बन सकते हैं। आप कोई भी अरेंजमेंट बनाइए, आपका एक पाथ ड्रॉ हो जाएगा। आप यू 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 और फिर आर आर बनाएंगे, तो आपका ये वाला पाथ है। वो गलत है सही है वो अलग बात, लेकिन पाथ है। तो इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, ये कितनी टर्म्स है, दीज आर 16 टर्म्स। तो 16 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल होगा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, ये आर आर सारे आइडेंटिकल है। तो आंसर 16C8 आ जाएगा। मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल का आंसर है। पर अब आता है असली मजा, हमें रॉन्ग पार्ट ढूंढने हैं। और सवाल उठता है कि रॉन्ग पार्ट ढूंढने का कोई तरीका है। अब रॉन्ग पाथ भी जरा एक बार समझते हैं, रॉन्ग पाथ है कौन से। ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, दिस इज y इक्वल टू एक्स लाइन। जो पाथ इसको टच करके भी वापस चला जाता है वो रॉन्ग नहीं है, जो पाथ इसे क्रॉस करता है ना वो रॉन्ग। तो हमें ढूंढना है कि कौन से पाथ है जो रॉन्ग है, दैट इज व्हाट वी हैव टू काउंट। अब अब वो क्रॉसिंग कैसे हो रही है, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। उस क्रॉसिंग में ये देखिए ऐसा, और ये क्रॉसिंग हो गई। चाहे क्रॉसिंग एक बार हो चाहे दो बार हो, इट डजेंट मैटर, बस क्रॉसिंग हो गई। तो आपको एक चीज समझनी होगी कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली y इक्वल टू एक्स तक पहुंचना कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ कहीं और होती है। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पाप लाइन का, कि पाप एक्चुअली हो कहां रहा है वो समझते हैं। क्या y इक्वल टू एक्स पे पहुंचना पाप है? नहीं, y इक्वल टू एक्स को क्रॉस करना पाप है। तो एक्चुअली देयर इज अ लाइन कि जिस पर आप पहुंच गए तो पाप हो रहा है। ये देखिए ये वाली लाइन जो y इक्वल टू एक्स के ऊपर वाली लाइन, ये लाइन, ये y इक्वल टू एक्स लाइन थी। इसके ऊपर वाली जो लाइन है
वो पाप वाली लाइन है। आप जब भी इस तक पहुंचेंगे ना, अब आप कैसे भी पहुंचे हो, आपने पाप किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग अ रेड पाथ, पिंक पाथ, जो गलत है, और देखिएगा कैसे बना रहे हैं। अगर लेट से मैंने ऐसे करके इस तक पहुंच गया, इस डॉट तक, तो मैंने पाप किया है, गड़बड़ हो गया। नहीं सर मैं ऊपर से आ रहा हूं, तो ऊपर से अगर आप आ रहे हैं ना ऐसे, आप पहले यहीं पे ही पाप कर चुके हैं। ये जो डॉट्स है ना, इनको जब आपने पहली बार इन तक पहुंचे, आपका पाप हुआ है। वो दोज आर दोज रॉन्ग आंसर्स। आप चाहे पहले पूरी शराफत से चलते जाएं, पहले ही शराफत से चलते जाएं, फिर यहां तक जाके जब पहली बार किसी आप रेड डॉट तक पहुंच रहे हैं, ये वाली लाइन, तो आप पाप कर रहे हैं कि हाँ ये गड़बड़ हो गई और यहां पहुंचना गलत हो गया। क्योंकि मैं बताता हूं क्यों हो रहा है। क्योंकि देखो यहां तक राइट 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 था, ये अप 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 और अप था, तो देखो अप ज्यादा हो गए, तो नंबर ऑफ राइट इज लेस देन अप। दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज बीइंग क्रिएटेड। तो हम वही कर रहे हैं कि जो हमारा आंसर था, उसने कहा था ये निकालो, ये वाला आंसर निकालो जिसमें ये ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ अप होगा एट एवरी मोमेंट। हम टोटल माइनस दोज वेज कर रहे हैं जिसमें एट ऐसा होता है कि कभी नंबर ऑफ राइट नंबर ऑफ अप से छोटा हो जाता है, और वो मोमेंट होता है जब वो इस पाप वाली लाइन तक पहुंचता है। दिख रहा है, वो वाला मोमेंट होता है। तो हमें ये पता करना है कि ऐसे कितने पाथ्स हैं जो इस पाप वाली लाइन तक पहुंचेंगे। तो अब उसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा एक बाइजेक्शन प्रिंसिपल लगाते हैं, क्योंकि वो इतना इजी है नहीं उसको फाइंड करना, कैलकुलेट करना। यू कैन ट्राई कि कैसे होगा, क्या होगा, पर बाइजेक्शन से थोड़ा सा आसान हो जाता है। बाइजेक्शन क्या चीज है? हम बाइजेक्शन में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक इक्विवेलेंट प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक पार्क है, उसमें बहुत सारे डॉग्स घूमने आते हैं, कुत्ते। लोग आते हैं अपने कुत्तों को घूमने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनके गले में से कॉलर उतारते हैं, बाहर वॉचमैन के पास छोड़ते हैं उस कॉलर को, और अंदर कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं कि चलो भागो दौड़ो घूमो। आपको टास्क मिला है उस पार्क के मैनेजर से कि काउंट करो कि कितने कुत्ते हैं। तो एक तरीका तो ये हो सकता है आप एक एक कुत्ते के पास जाएं, उसे पकड़ें और उस पर निशान लगाएं कि अरे यार इतने कुत्ते हैं, आप कुत्तों के पीछे भागते रहेंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है वॉचमैन के पास जाएं, बता भाई कितने कॉलर्स हैं। वो कहेगा आज जो जी 22 कॉलर्स हैं, इसका मतलब पार्क में 22 डॉग्स होंगे। तो क्या आपने डॉग्स काउंट किया? नहीं, आपने कॉलर्स काउंट किए। पर आपको पता है हर डॉग का एक कॉलर है, जितने कॉलर उतने डॉग। ऐसा नहीं कि कोई डॉग 2 कॉलर लेके आ गया होगा, या कोई डॉग विदाउट कॉलर, मतलब बाहर गली के कुत्ते अलाउड नहीं है, पालतू वाले ही अलाउड है। तो बाइजेक्शन कैसे करते हैं कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए जो गिवन है, हम उसको एक इक्वलेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। और वो जो इक्वलेंट क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग उधर एक आंसर होना चाहिए, यानी हर कुत्ते के कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉलर, और हर कॉलर के कॉरस्पॉन्डिंग एक कुत्ता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कॉलर एक है वो 2 डॉग्स ने शेयर किया, दैट नहीं, नहीं, उधर से एक इधर से एक। अगर ऐसा आप ढूंढ पा रहे हैं और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इट्स नॉट दैट इजी टू थिंक ऑफ बाइजेक्शन, इट्स नॉट दैट इजी। यू नीड एक्सपीरियंस, यू नीड प्रैक्टिस, और फिर भी हो सकता है क्लिक ना हो, क्योंकि एसेंशियली आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इस जैसा और कौन सा क्वेश्चन हो सकता है जिसे मैं सॉल्व कर सकता हूं, जिसके आंसर्स इससे 1 to 1 मैच करेंगे। सो इट इज ट्रिकी। तो मैं आपको दिखाता हूं यहां पर बाइजेक्शन कैसे सोचा जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी काम है। तो एक रॉन्ग पाथ बनाते हैं पहले, एक पिंक कलर से एक रॉन्ग पाथ बनाते हैं। तो रॉन्ग पाथ ऐसा हो सकता है, ऐसे गए, ऐसे गए, और पहली बार उस पाप वाली लाइन तक पहुंच गए। ध्यान रखिए पाप वाली लाइन y इक्वल टू एक्स नहीं होती, y इक्वल टू एक्स इज नॉट पाप वाला लाइन। y इक्वल टू एक्स के ऊपर, एक यूनिट ऊपर जो शिफ्ट करके लाइन आई है वो पाप वाली लाइन है। तो गड़बड़ पाथ वो होगा जहां पर वो उस पाप वाली लाइन तक जाएगा। ये देखिए, जैसे ये गए, ये गड़बड़ पाथ नहीं है अब तक, ये गड़बड़ पाथ है। फिर वो आगे कुछ करे हमें मतलब नहीं, ऊपर जाए, नीचे जाए, वापस जाए, सुधर जाए, वी डोंट केयर, वी एक्चुअली डोंट केयर। अब ध्यान से देखो, ऐसे हम एक ये पाथ ये मैंने बनाया है। अब ऐसा ही एक और पाथ हम और भी सोच सकते हैं, जैसे ब्लू कलर से सोचिए। ये देखिए, ये भी एक रॉन्ग पाथ है।
अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इट इज डेफिनेटली स्लाइटली ट्रिकी टू थिंक, और मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊंगा कि जब मैंने पढ़ाई की थी तो मुझे भी क्लिक हुआ नहीं था, और फिर मुझे बाद में समझ में आया कि कैसे हमने सोचा इसके बारे में, और वो हम अपने सोचने का तरीका वाले एपिसोड में जाएंगे भी। ये जो लाइन है ना, इसके अबाउट हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इस पार्ट को। तो देखो जरा ध्यान से, लुक एट दिस। ये वाला जो पाथ है, अगर मैं इसको ऐसे इन्वर्ट करता हूं इस लाइन के अबाउट, तो देखो यहां पे 3 राइट थे और 4 अप हो गए थे, यही गड़बड़ थी ना। अब इसको अगर हम उल्टा करते हैं तो हम ऐसा पाथ इमेजिन करते हैं, क्या कि कितने अप है, इधर से देखिएगा, इस वाली पाथ को हम 4 राइट बनाएंगे, ऐसा 4 राइट और 3 अप। तो देखा जाए तो इस पिंक पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक येलो पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, जो यहां से शुरू हो रहा है। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां से शुरू होके यूं जा रहा है, और फिर आगे तो वो जो करना चाहे वो करे। तो देखो इस पिंक पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक येलो पाथ है, दिख रहा है। उस ब्लू पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक येलो पाथ होगा, दिखाता हूं, दूसरे येलो कलर से बना के दिखाता हूं, थोड़ा डार्क येलो लिए और मोटा कलर से लिए। ये यहां पर पहली बार पाप हुआ ना, इसको रिफ्लेक्ट किया। ये क्या था, 4 राइट था, 5 अप था, तो अब 5 राइट हुआ होगा और 4 अप, ये दूसरा। तो देखो इसके पास भी एक येलो पाथ है, ये फिर ऐसे उसके बाद उस पॉइंट तक के पोर्शन को ही रिफ्लेक्ट करना है हमें, इस पाप वाली लाइन में, ऐसे। और वो जो रिफ्लेक्शन है उसके बाद हमें एक पाथ येलो कलर का मिल जाता है। तो सवाल यह उठता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हम ऐसा ये कर रहे हैं कि अब ये वाला एक जो पॉइंट है, लेट से पी पॉइंट है, वो पॉइंट सी है, तो ये ऐसा लग रहा है पी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचा जा रहा है, और पी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ हम निकाल सकते हैं। पर क्या ये बाइजेक्शन है, उसका सबूत देख लेते हैं। पहला सवाल, क्या हर पिंक पाथ के लिए एक यूनिक येलो पाथ है, हर रॉन्ग पाथ के लिए? भाई पाथ तो है, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्ट करोगे तो वो यहीं पे आएगा। ये एक बड़ी ध्यान से चीज देखिए, जब वो पहली बार ये गड़बड़ करता है ना, तो वो इस रेड वाली लाइन पे होगा, और जो रेड वाली लाइन है ना, उसके अबाउट जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो याद रखिए आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स से एक ज्यादा है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद आपका एक्स जो इधर होगा ना, उसको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो इधर आ जाएगा। तो हर बार वो स्टार्ट यहीं से होगा, तो इधर एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो जाएगा। हर बार वो स्टार्ट यहीं से होगा, आप किसी भी रॉन्ग पाथ को इन्वर्ट करेंगे ना, वो स्टार्ट यहीं से होगा। तो पहली बात कि क्या हर रॉन्ग पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पाथ है, तो ये मान लीजिए ये ब्लू वाला देखें, तो हाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी है, उसके कोई और बनाऊंगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आएगा और यहीं से शुरू होगा। ठीक है तो सही, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग। क्या वो यूनिक है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। तो क्या इधर के किसी पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग इधर दो पाथ बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप इसे सोचिए कि जब मोमेंट इट क्रॉसेस दिस रेड, इट टचेस दिस रेड लाइन, उसी पोर्शन को रिफ्लेक्ट करके जो आंसर आ रहा है ना, वही इधर का पाथ है। और इधर भी जब वो पहली बार उस रेड लाइन पे पहुंच रहा है तो उसे रिफ्लेक्ट करके उधर जा रहा है, वो एक पाथ। तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक होगा। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि दो का आंसर सेम आ जाए, कि दो गलत पाथ का आंसर येलो की वर्जन में सेम आंसर दे। दिस वॉन्ट हैपन। आप ट्राई करके देखिए। मान लीजिए हम कहते हैं कि दो का आंसर सेम आ रहा है। अब दो का आंसर सेम तो तब आएगा जब पहली बार दोनों को सेम लोकेशन पे पहुंचना होगा। तो मान लीजिए आपने दो ऐसे पाथ ओरिजिनल बना दिए जिनका आंसर उधर जाके सेम आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों लेट से सेम जगह पहुंचे हैं, इधर पहुंचे लेट से, तो दोनों के दोनों सेम इधर पहुंचे हैं, तो उनको अलग अलग पाथ है ना। जैसे ये एक ऐसे पहुंचा है और एक लेट से ऐसे पहुंचा है। अब जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो ग्रीन का रिफ्लेक्शन में डार्क ग्रीन से दिखाता हूं। दो इधर दो, ये देखो ग्रीन का रिफ्लेक्शन ये डार्क ग्रीन है, पी पॉइंट से आ रहा है पर ऐसे आ रहा है। और ब्लू का रिफ्लेक्शन देखो ये, तो ना अगर वो इधर अलग है तो इधर भी अलग है। सर व्हाट इफ यहां पर तो मैच कर रहा है, वो आगे जाके अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर तो वैसे ही अलग है। अगर यहां पे भी मैच करते हुए पाते तो चलो शुरू में मैच कर गए, लेकिन आगे जाके तो फिर वो अलग हो ही जाएंगे, क्योंकि आगे के रास्ते को तो हम चेंज कर नहीं रहे।
तो इसका मतलब इनके पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग उधर एक यूनिक पाथ है। अब ये भी बताना है कि उसके हर पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक पाथ है, तो उधर का एक पाथ बना के देखते हैं, उधर का एक पाथ बना के देखते हैं। तो मान लीजिए हमने पर्पल कलर से उधर का एक पाथ बनाया, ऐसा 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 ऐसा, ये बना है। ठीक है, ये पर्पल कलर से ये वाला पाथ बना है। थोड़ा और डार्क कर देता हूं। देखिए ये बना है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर एक पाथ होगा क्या? बिल्कुल होगा। आप वो मोमेंट ढूंढिए जहां पर वो पाप वाली लाइन तक पहुंच रहा है। ये पहुंच गया ना, बस इसी को ही रिफ्लेक्शन मार दीजिए। इसी को रिफ्लेक्शन हम व्हाइट कलर से मारते हैं। व्हाइट तो एक्चुअली दिखेगा नहीं, ग्रीन ऑरेंज से मारते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट, तो ये 3 इधर था तो ये 3 नीचे, फिर ये 2 डाउन था तो ये 2 लेफ्ट, ये 2 लेफ्ट था, मतलब राइट से ऐसे आ रहा था तो ये इधर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये वाला जो पाप वाला पाथ होगा ना ओरिजिनली, जब इसने ये y इक्वल टू एक्स को यहां क्रॉस करके यहां पहुंच गया होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो पर्पल वाला पाथ है। तो एक के कॉरस्पॉन्डिंग इधर, एक के कॉरस्पॉन्डिंग इधर, तो 1 to 1 एस्टेब्लिश हो रहा है। अब अगर 1 to 1 एस्टेब्लिश हो रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं P से C तक के जाने के रास्ते निकाल लूं, तो ये मेरे को टोटल रॉन्ग पाथ दे देंगे। बच्चों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे भी क्लिक नहीं हुआ था। एंड इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सम टाइम। और मुझे मेरे टीचर ने ऐसे समझाया था कि देख ऐसे सोच, ऐसे करना है, ऐसे करेगा तो समझ में आएगा। और काफी देर तक मैं डायग्राम बना बना के देखता रहा था कि अच्छा हाँ, पहले मुझे विश्वास भी नहीं हुआ था कि अच्छा हाँ इसके हर पाथ के लिए इधर एक आएगा, इधर एक आएगा। मैंने बड़े सारे बनाए, फिर मुझे कन्विंस हुआ कि हाँ यार सही तो है बात। तो आप अपने आप ही पेपर में बना बना के देखिए एक बार कि एक पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग इधर और इधर एक एक रहेगा। तो खैर, अब रास्ता निकालते हैं कि पी से सी जाने के रास्ते कितने हैं। अब पी से सी जाने के लिए ये कितनी लाइंस हैं, कितने हैं, ये 9 है। तो 9 है राइट, और कितने आप है, 7 आप है। कितने वेज में इनको अरेंज किया जा सकता है? वापस 16 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 16C7। तो अब सवाल आता है कि ये जो पाप लाइन की क्रेवर ट्रिक है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो करेक्ट पाथ कितने होंगे? तो करेक्ट पाथ होंगे 16C8 माइनस 16C7। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये देखिए कैसा आ जाएगा। 16 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 16 फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। इसमें से कॉमन लिया हमने 16 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल भी कॉमन निकल आएगा और 7 फैक्टोरियल भी कॉमन निकल आएगा। यहां बचेगा 1/8 माइनस 1/9, which is 16 factorial by 8 factorial 7 factorial, 1/8 into 1/9 minus 8 is 1/9 into 8, which is 16 factorial upon 9 factorial। एक्चुअली 9 को अलग ही रख लेते हैं, 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और एक 1/9 और आ गया। आई थिंक दिस वर्क्स राइट, विच इज नथिंग बट 16C8 अपॉन 9। अभी नीचे 9 क्यों आया? क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा लेफ्ट में बन रहा था, इसलिए 9 आया। तो अगर हमारे पास n एक तरह के ऑब्जेक्ट्स होते और n दूसरी तरह के ऑब्जेक्ट्स होते, यानी बेसिकली n राइट होते और n अप होते, तो हमारा आंसर पता है क्या आता? 2nCn अपॉन n+1 आता। दिस यू कैन ट्राई। आप n डिजिट्स लेके लेने की जगह आप n को एक नेचुरल नंबर लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। फाइनली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि अब अगर दो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ए और बी, और दोनों इक्वल नंबर में प्रेजेंट है n, तो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं सच दैट एट ऑल मोमेंट्स नंबर ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ बी, इक्वल टू बी अलाउड। तो आंसर 2nCn अपॉन n+1 आता है, और इसी को हम कैटलाइन नंबर बोलते हैं। वी कॉल दिस कैटलाइन नंबर।
ये काम कर देता है। एक्चुअली आप इसको उसके लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं कि जब दोनों n नहीं है, मान लो ये ज्यादा है, ये 10 है और ये 6 है, तो भी इसका एक आंसर डिराइव किया जा सकता है, पर उसको याद नहीं करते, पर आपको लॉजिक समझ में आएगा तो आप डिराइव कर लेंगे वही ग्रिड बना के। तो फिलहाल कैटरल नंबर का ये आंसर हम लोग याद कर सकते हैं और एक्चुअली हम इसका फायदा उठाएंगे भी। लुक एट दिस नाउ, ये मूवी टिकट वाली प्रॉब्लम थी जिसमें शुरू करते हैं। मूवी टिकट में कौन कौन लोग थे भाई? 50 रुपीज वाले लोग थे 5, और 5 100 रुपीज वाले लोग थे। प्रेफरेंस किसको मिली हुई है? 50 वाले। ये है हमारी प्रेफरेंस, और इस लॉजिक के हिसाब से n है 5, तो आंसर आएगा 10c5 अपॉन n+1 विच इज 6। तो दिस इज आवर आंसर। इनफैक्ट एक क्वेश्चन भी है, कई बुकलेट वगैरह में आपने देखा होगा, प्रूव दैट 2n/cn अपॉन n+1 इज अ नेचुरल नंबर। ये भी आता है, शो दैट 2n/cn अपॉन n+1 इज अ नेचुरल नंबर। इसको ये एक नेचुरल नंबर है भाई, है ही, नंबर ऑफ वेज का आंसर है पीएनसी का, तो नेचुरल नंबर तो होगा ही, तो ये तो होगा ही। अब ये वाले क्वेश्चन को देखिए, 6 ओपनिंग ब्रैकेट 6 क्लोजिंग ब्रैकेट्स, तो उसमें भी पता है हमें कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स। तो 6 और 6 है, तो 12c6 अपॉन 7 इज आवर आंसर। अच्छा, कई लोग बोलते हैं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फील नहीं ले पा रहा हूं, पर मैं इसका आंसर याद कर लूं। कर सकता है, चल जाएगा, चल जाएगा। चांस कम ही होगा कि वो फिर से वो अलग अलग के केस में डिराइव करने को बोलेगा, तो इतना याद भी रख ले तो भी चलेगा, पर अगर समझ लेगा ना तो ज्यादा मजा आएगा। समझ लो। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, कि 12 लोग ऐसी सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और अचानक से उनको कुछ सूझती है, उनमें वो सब लोग हाथ मिलाते हैं और 6 हाथ मिलाए जाते हैं। 6 हैंडशेक होते हैं, मतलब हर पर्सन एक ही हैंडशेक करेगा, ये नहीं 2 3 4 से हाथ मिला रहा है, वो किसी एक को चूज करके हाथ मिला लेगा उससे। तो इन दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया, फिर इन दोनों लोगों ने हाथ मिला लिया, ऐसे करके लोग हाथ मिला सकते हैं, और हर पर्सन एक ही हाथ मिलाएगा, ईच पर्सन। और सवाल ये है कि कितने वेज में ये हाथ मिला सकते हैं कि इनके हाथ टकरा ना जाए, मतलब ऐसा ना हो जाए कि मान लो इसने इससे हाथ मिलाया और इसने इससे हाथ मिलाया, तो ये बीच में लड़ाई सी हो जाएगी, अरे हट हट यार हाथ मिलाने दे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ये चलेगा कि ए ने ई से मिलाया, बी ने डी से मिलाया, ये चल जाएगा, ये कोई इशू नहीं। लेकिन सी फिर अकेला रह गया, फिर दिक्कत आ गई, सी किससे हाथ मिलाएगा? अगर आपने ए से ई मिला दिया, बी से डी मिला दिया, तो सी बेचारा कहीं से तो मिलाएगा, और सी एफ से मिलाने लग गया, लड़ाई हो गई, टक्कर रहे हैं, तो दे शुडंट इंटरसेक्ट। तो एक सही तरीका बना के दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये देखिए, ये एक सही तरीका है। दिस इज वन ऑफ द वे कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। एक लड़ाई झगड़े वाला वे बनाते हैं मजेदार सा। किस किस को लड़वाना है, इनको लड़वा देते हैं। के ने ई से हाथ मिलाया, एल ने जी से हाथ मिला दिया, तो यहीं पे लड़ाई हो जाएगी। 2 4 लोग गुंडे बुला लेंगे कि तो लड़ाई हो रही है, ये नहीं चलेगा। अच्छा, और ये भी अज्यूम करना है कि ऐसा नहीं कि सर वो तो टेबल पे बहुत दूर है, इतनी दूर तक हाथ कैसे पहुंचाऊं। बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है कि इतनी दूर तक हाथ कैसे पहुंचेगा, एक आदमी के हाथ की लेंथ इतनी होती है, ये नहीं, ऐसा नहीं। आप मैथमेटिकली समझ लीजिए। तो आपको ये काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं कि वो हाथ मिला लें। और इसमें सोचिएगा कि कैटलन नंबर एसेंशियली लगेगा क्या, क्यों लगेगा। तो ऐसे सोचिए कि एक बंदा है, मान लीजिए यहीं से शुरू करते हैं, तो एक कोई जो येलो वाला अरेंजमेंट था हमारा, उसको इमेजिन करके देखिएगा। ये जो येलो वाला अरेंजमेंट है, अब हम यहां से चले, मान लीजिए येलो वाले ने हैंडशेक स्टार्ट किया था, बी वाले ने भी हैंडशेक स्टार्ट किया, सी वाले ने भी हैंडशेक स्टार्ट किया, डी वाले ने हैंडशेक रिसीव किया, क्योंकि सी का हैंडशेक उसने लिया ना, हाथ भाई दे। ई ने भी हैंडशेक रिसीव किया, एफ ने भी हैंडशेक रिसीव किया, नहीं रिसीव नहीं किया, एंड एफ ने अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो शुरू कर रहा है, स्टार्ट किया। जी ने हैंडशेक स्टार्ट किया, एच ने हैंडशेक स्टार्ट किया है, ई ने हैंडशेक रिसीव किया है, जे ने हैंडशेक रिसीव किया है, के ने हैंडशेक रिसीव किया। तो देखिएगा स्टार्ट और रिसीव के हिसाब से क्या इनको कैटलन नंबर की जरूरत है, सोचिएगा। तो जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, इस होमवर्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर लिखिए।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमें बताइए हम किस तरह के वीडियोस और बनाएं। हमारा कोर्सेज आ रहे हैं बच्चों। ऑल्सो जिन बच्चों ने कहीं और भी ज्वाइन कर रखा है पर वो देख रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस या थिंकिंग उस हिसाब से डेवलप नहीं हो रही है और उनको रिक्वायरमेंट है कि कोई उनको अच्छी थिंकिंग की तरफ पुश करके हेल्प करे, तो हमारा प्रैक्टिस बैच बहुत अच्छा बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस बैच में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, हम लोग आपको बहुत अच्छी चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि होता है कई बार पढ़ते पढ़ते ना एप्लीकेशन की तरफ ध्यान नहीं होता है, उधर लेक्चर ही अटेंड करते रह जाते हैं। ये है, कोई बिठा के हमें एप्लीकेशन हमारे माइंड को ग्रिल करे, और जब वो माइंड को ग्रिल करेगा तो ऐसा होगा कि मेरा जो एग्जाम आ रहा होगा, आप किसी भी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपको लगेगा कि हाँ यार अब मेरे को क्लिक हो रहा है थोड़ा सा। तो उसमें अच्छे बच्चे हैं, वो लोग भी प्रॉब्लम को करेंगे तो डिस्कशन भी होगा, मजा भी आएगा। और बाकी भी हमारे कोर्सेज है, 11th बैच, ड्रॉपर्स बैच, वो सब बैचेज है, 12th बैच है, और काफी अच्छे से चल रहे हैं। उसमें डाउट्स हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। जिसको बैचेस ज्वाइन करने हैं वो बैचेस ज्वाइन कर सकता है। टेक केयर, बाय बाय।